बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई मुश्किलात और कोई ना कोई ऐसे सानेहात जन्म लेते रहते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी उस बका को कायम रखने की जंग जो 1947 से लड़ रहा है वो आज दिन तक उसके ऊपर कंटिन्यू है। देखना यह है कि किस तरह से हम अपने आने वाली नस्ल को महफूज और वो अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे जिसकी पाकिस्तान में 1947 में जब जिन्ना साहब ने एक विज़न दिया था और जिन्ना साहब के पीछे तमाम मुसलमान पाकिस्तान के लब्बैक कहते हुए इस जिन्ना के पाकिस्तान की तरफ दौड़ते हुए चले आए थे। तो क्या आज हम अपने बच्चों को वो तालीम और तरबियत और वो शऊर दे पा रहे हैं, या आज हमारी जो दरसगाहें हैं वो क्या सबक दे रही हैं हमारे बच्चों को? हम अपनी आने वाली नस्ल को किस तरह से क्या सबक देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ स्कूल की ज़िम्मेदारी है या घर पे हमारे वालिदैन और हमारे जो घर के लोग हैं उनकी भी, अपनी फैमिली की भी बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है? एक और सानेहा जो अभी कुछ दिन पहले गुलशन हदीद स्टील टाउन में वाक़या पेश आया, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो उस्ताद के नाम के ऊपर इस मुआशरे के अंदर दरिंदगी फैला रहे हैं, या उस्ताद का जो मकाम होता था जब उसको वालिदैन से बढ़ के मकाम दिया जाता था, क्या आज हमारे मुआशरे में उस्ताद को वो मकाम हासिल है, या उस्ताद ने खुद उस मकाम को इतना डिग्रेड कर दिया कि इस मुक़द्दस पेशे की तरफ लोग आते हुए भी घबराते हैं? जो अच्छे लोग हैं वो इस मुक़द्दस पेशे को नहीं अपना रहे हैं। क्यों नहीं अपना पा रहे, और इसके अंदर जो चीता चीज़ें हैं वो उसको आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों में हमने बहावलपुर यूनिवर्सिटी का एक वाक़या जो है ना वो देखा जिससे पाकिस्तानी कौम का सर शर्मिंदगी से झुक गया। अब देखना यह है कि ये तमाम वाक़यात जो पै दर पे होते चले जा रहे हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान में, इनकी रोकथाम कौन करेगा? इसके लिए हमें कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कौन से ऐसे मॉनिटरी इदारे होने चाहिए, या वो कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो हैं तो ज़रूर बट लेकिन उस तरह से काम शायद नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आज इन क्राइसिस का सामना हमें करना पड़ रहा है और इस तरह के हालात को हम जो है ना विटनेस कर रहे हैं। जिस तरह से स्पेशली तालीम के नाम पे हमारे जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं वो क्या वाकई तालीम और तरबियत कर रहे हैं या किसी बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब तारिक रईस फ़रोग साहब, जो कि एक फ़रोग मैगज़ीन के नाम से अदब के हवाले से ये सेमाई मैगज़ीन है जो निकलता है, और इनकी खिदमात बहुत सारी हैं अदब के हवाले से। आज हमने स्पेशल इनको दावत दी है। जनाब तारिक रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब, मैं बात करते हुए मेरा सर शर्म से झुक रहा है कि जिस तरह के इंसिडेंट और जिस तरह के वाक़यात हम विटनेस कर रहे हैं। जी हाँ। आप क्या समझते हैं, आप इसकी किस तरह से सबसे पहले तो मज़म्मत करते हैं? बहुत शदीद मज़म्मत करते हैं, तमाम पाकिस्तानियों की तरह मैं भी ज़ाहिर है शदीद मज़म्मत करता हूँ। काश ऐसा ना होता और ना होना चाहिए। माजी में भी बहुत कुछ हो चुका है जिसकी हम मज़म्मत करके रह जाते हैं, कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये वाक़यात दिन ब दिन मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। और फिर हम देखें कि आप वीडियोज़ क्लिप्स आ जाते हैं, क्योंकि पहले वीडियो क्लिप्स का ज़माना नहीं था, ख़बर नहीं होती थी। अब चंद लम्हों में पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बात फैल जाती है क्या वाक़या है। यानी इस कदर अवेयरनेस हो रही है और इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग हो रही है, मगर इक़दाम ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग डरते नहीं हैं। मैं मज़म्मत का वर्ड इस वजह से स्टार्ट लिया प्रोग्राम का कि हमारे इदारे भी मज़म्मत करके खामोश आ जाते हैं। क्या मज़म्मत के साथ साथ मरम्मत की ज़रूरत है? बहुत अच्छा कहा आपने, मज़म्मत। यही मैं कह रहा हूँ कि मज़म्मत तो सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मज़म्मत की बात नहीं बनती जब तक कि इनको सज़ा ना दी जाए, और ये कानून का मामला आ जाता है। कानून में ज़ाहिर कानून तो हैं, मगर कानून पे अमल नहीं हो रहा है। मतलब ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमारे पास कानून तो वही है सारे, अंग्रेज़ वाले वहाँ फ़ौरन मज़म्मत भी करते हैं और वहाँ पे अमली इक़दाम भी हो जाते हैं। मगर हमारे यहाँ वो कानून मौजूद हैं, मगर उनकी शिकों को इधर उधर करके वो मुजरिम जो है वो आज़ाद कर दिए जाते हैं। मतलब कानून की हुक्मरानी आपको नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों को जो है ना और शय मिलती है और वो आगे हिम्मत बढ़ती है, उनकी हिम्मत बढ़ती है। उनका ज़्यादा कुछ दिनों की कैद होगी, फिर आज़ाद हो जाएंगे, ज़मानत हो जाएगी। तो ये कि जब तक के कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, उनको सख्त सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, तो वो एक आम आदमी क्या कर सकता है? मतलब जैसे आप हैं, मैं हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मज़म्मत कर सकते हैं या आवाज़ उठा सकते हैं। अपने अपने जो हमारी फील्ड्स हैं वहाँ पे हम आवाज़ उठा सकते हैं। करना तो गवर्नमेंट को होता है, सरकार को करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन सरकार ही लोगों को करना होता है। तो अपील यही है कि जी वो उस पर इम्प्लीमेंट करें और उन लोगों को सज़ा दें। यकीनन सबको पता होता, पुलिस को भी पता है, एजेंसीज़ को भी पता है कौन लोग कैसे लोग हैं, और अगर
ये आपके अगर सज़ाएँ मिलनी शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर ये तमाम ये जो क्राइम है, क्राइम रेट नीचे आ जाएगा। सजा और जजा का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं दिया, उसके बिल्कुल, पीछे बहुत बड़ी बिल्कुल, लॉजिक्स हैं बिल्कुल कि लॉजिक है। सजा और जजा का जब कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो जी जाएगा तो हाँ, यकीनन उसमें जुर्म में कमी बिल्कुल आएगी। कमी आती है। आप देखें ना, आप पुराने हमारे जो तारीख में, इस्लामी तारीख में भी जो दौर गुजरे हैं, क्या वहाँ पे दूर दूर तक कोई ऐसी क्राइम नज़र नहीं आते थे। इतना पीसफुल माहौल होता था, सब आज़ाद थे, सब बेफिक्र। अभी तो हम घर से बाहर कदम निकालते हुए डर रहे हैं। एक शहरी जो है, और पर्टिकुलर हम कराची की बात करें तो मैं समझता हूँ कराची में तो बहुत ज़्यादा खौफ है, और बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रीट क्राइम्स का अगर रेशो देखा जाए तो शायद बहुत से ममालिक से बहुत ज़्यादा कराची में है, और हमारे हुकूमती इक़दामात बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएंगे, मैं दोबारा आता हूँ। उस्ताद का एक दर्जा, एक मकाम, बाप से, माँ से मतलब एक ज़्यादा रुतबा होता था उस्ताद का, कि उस्ताद की जो वैल्यूज़ होती थी, उस्ताद का नाम ले देख के उस्ताद आ रहा होता था तो बच्चे अदब में खड़े हो जाते थे। तो क्या आज उस्ताद ने अपने मकाम को खुद गिरा दिया है? ये जो इस तरह के जो वाक़यात नज़र आते हैं, इससे तो यही नज़र आता है। असल में बात यह है कि अगर हम उस्ताद जो है वो तो एक बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद जो है ना, ये हमें जो तालीम देते हैं, और उनकी इज़्ज़त कभी भी कम नहीं हो सकती। हाँ, उसमें अगर कुछ गंदी मछलियाँ शामिल हो गई हैं तो उस मकाम को आप मतलब इल्ज़ाम नहीं दे सकते। बेशुमार ऐसे उस्ताद हैं जो बाकायदा मतलब ये कि बाइज़्ज़त लोग हैं और तालीम दे रहे हैं, उनसे लोग सीख रहे हैं। अगर उस्ताद नहीं हो तो हम लोग सीखेंगे कहाँ से? हमारे बच्चे किससे सीखेंगे? हम उनको इल्ज़ाम ये नहीं दे सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि और फील्ड में भी सब जगह, ये खाली उस्ताद नहीं, और फील्ड्स में भी मतलब गंदी मछलियाँ हैं बिल्कुल है। लेकिन ये मटीरियलिस्टिक दुनिया होगी ना आज, जो इल्म या जो स्कूल है ये एक तजारत बन गई है। लोगों ने इसको बिजनेस के तौर पे लिया हुआ है। उस्ताद का जो एक मकाम होता था उसको हमने शायद पसे पुश डाल दिया, वो उस्ताद का मकाम तो रहेगा। जी हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि इसमें भी हुकूमत का कसूर है। उसमें कसूर ये है कि वो कैसे उन लोगों को लाइसेंस दे देती है। उधर सख्ती होनी चाहिए, किसको आप लाइसेंस दे रहे हैं, कौन लोग हम मतलब ये कि जामियात या स्कूल या कॉलेजेस मतलब कायम कर रहे हैं, तो उनका हिस्ट्री क्या है, वो इस काबिल भी हैं कि वो मतलब लोगों को, बच्चों को पढ़ा सकें, उनका या वो बैकग्राउंड को क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है उनका, तो वो एक थोड़ी सी छानबीन हो हमारी जो एजेंसी हैं वो कर सकती हैं। तो वो इस तरह करने से अगर थोड़ी इधर सख्ती की जाए तो यकीनन अच्छे लोग ही आगे आएंगे, और जो बैड गाय जिनको हम कहते हैं वो लोग पीछे हट जाएंगे, तो ये रेशो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा तारिक साहब, आपने देखा होगा कराची की स्पेशली हम बात करते हैं, जितने भी बड़े जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप देखें, गली मोहल्ले में 120 गज के घर के अंदर स्कूल खुल जाता है। अब वो ना बच्चों को वो जिस्मानी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर खेलने के मौके मिलते हैं, और ये जो छोटे छोटे स्कूल कम फीसों के ऊपर भी जो है ना वो लोगों को, बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। ये भी एक वजह है कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बेरोज़गारी की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये भी एक इसके अंदर बड़ा बिल्कुल इसकी वजह है। असल में बात यह है कि रुझान की बात है। इस वक्त रुझान ये हो गया कि जी हमें इंग्लिश स्कूल में बच्चे को दाखिल करना है, हमें फ़लाने कैम्ब्रिज स्कूल में दाखिल करना है, हमें फ़लाने सिस्टम स्कूल में दाखिल करना है। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं करा रहे? गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी, गवर्नमेंट स्कूल में वही मैदान भी हैं जहाँ बच्चे खेलें, हैं, और दूसरी क्लासेस, हाँ ये कह सकते हैं कि उनका हालात खस्ता हैं, गवर्नमेंट अपनी तवज्जो नहीं दे रही। वो कमर्शलिज्म पे लोग आ गए हैं सारे, कमर्शियल, क्योंकि मौजूद तो हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, बेशुमार मतलब स्कूल हैं, मगर उन पर तवज्जो नहीं, उनकी मेंटेनेंस नहीं है। अगर उन पर मेंटेनेंस दी जाए, उनके उस्तादों और जो वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं उन पर तवज्जो दी जाए, उनके मतलब ये कि तनख्वाहें बेहतर की जाए, तो लोग यकीनन उर्दू अपने गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे। अब बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे, वहाँ की कंडीशन, दीवारें टूटी हुई हैं, कलर उखड़ा हुआ है, मैदान का बुरा हाल है, तो वो मजबूरन फिर ये क्या करते हैं जी, वो फलाने स्कूल में, वहाँ वो उन्होंने छोटे से घर में स्कूल बना दिया है। हमने तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा है, बड़े बड़े मैदान होते थे, बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी, और टीचर भी बाकायदा बहुत काबिल मतलब असातिज़ा होते थे। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ऐसी होनी चाहिए ना कि वो गवर्नमेंट स्कूल को इस तरह से रेनोवेट और इस तरह से जो है ना वो मॉडल स्कूल बना के पेश करें, ताकि लोग जो है ना अपने बच्चों को वहाँ दाखिल कराएं। अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ, जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ, अब वो अपने प्रिंसिपल ने अपने रूम के अंदर कैमरे भी लगाए हुए हैं, उसका एक्सेस यकीनन उसके पास होगा। किस तरह से ये लोग मतलब वो कर लेते हैं, और उसको फिर ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को भी, उसको पता है कि अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मेरी भी होगी, तो मतलब ये कोई उनके ज़हन में नहीं। और किस तरह से मतलब ये क्या माइंडसेट क्या है? ये माइंडसेट तो आपको पता है, ये लोग जो है क्राइम इनकी हिस्ट्री होती है, क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोग होते हैं, और ये कि
ये फिर मैं वही बात आता हूँ कि कैसे लोगों को लाइसेंस दे दिया जाता है, उनको कैसे एनओसीज दे दी जाती हैं कि जिनका मतलब ये कि पता है कि पहले क्या करते आए हैं, और वो सामने जब आता है जब वाकया हो जाता है तो सही। कोशिश ये होनी चाहिए कि वाकया होने से पहले इकदाम करें। गवर्नमेंट को चाहिए, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ और ऐसे बेशुमार वाकये और भी रिपोर्ट हुए हैं, और ये तो स्कूल और यूनिवर्सिटी, भावलपुर यूनिवर्सिटी या स्कूलों का हमारे सामने आ रहा है। ऑफिसेज में भी यही हो रहा है कि सही। ऑफिसेज में भी वो जो जॉब की लालच होती है और जो बेचारी ख़वातीन आती हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इन सब चीज़ों की मतलब ये कि सख्ती से इस पे नहीं देखिए, एक प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो एक अलग होता है, लेकिन एक जो दरसगाह है, दरसगाह के जी हाँ, अंदर जी। इस तरह का कोई भी वो होना बड़ा मैटर करता है ना। सर जी बात यही है, जब भी तो हम, आप जैसे आपने कहा कि सर जो है शर्म से झुका हुआ है दरसगाह के ऊपर, क्योंकि भावलपुर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सानिया हो चुका है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी, नाम जाहिर है नहीं ले रहा सबके, मगर कुछ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी बिल्कुल इस तरह की चीज़ें जो है रिपोर्ट होती रहती जी हैं। हाँ, स्कूल्स में तो ये सब चल रहा है, मगर इसके लिए हुकूमत को चाहिए सख्त इक़दाम करें। अच्छा, जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूलों में एक इंस्पेक्शन का जो है ना वो प्रोसेस होता है, ईडीओ डीओ वो आते हैं ऑफिस स्कूल्स में विजिट करते हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूल्स को विजिट करने के सर नहीं होता होते? है, यहाँ भी होता है, मगर ये सिर्फ नाम के लिए है। ओके। सिर्फ नाम के लिए रह गया है, बस एक विजिट किया और चले गए, मतलब संजीदगी नज़र नहीं आती। संजीदगी से अगर इस पे मतलब गौर करें कि जी ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, उनको जो असातिज़ा हैं वो काबिल असातिज़ा हों, क्राइम फ्री लोग हों, मगर यहाँ तवज्जो नहीं दे रहे, बस आए और क्या कहें कि नाम करके चले गए, जी हमने इंस्पेक्शन हो गया जी लाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक करप्शन से नहीं निजात हासिल करेंगे, हम ये इस तरह के वाक़यात से सामना करते रहेंगे। अल्लाह ताला बस किसी तरह हमारे मुल्क से करप्शन को ख़त्म कर दे, कम से कम कर दे, ताकि ये जो वाक़यात हैं ये करप्शन की तरफ निशानदेही ये भी एक गनीमत है कि कम से कम कर दें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये भी देखें, हम इसको गनीमत समझें कि कम से कम हो जाए। जी हाँ। अच्छा तारिक साहब, यहाँ पर एक चीज़ और सवाल बनता है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला देना, बच्चे को डेली स्कूल भेज देना, यहाँ तक उसकी जिम्मेदारी महदूद होगी, या घर पे भी कोई तरबियत का कोई सेशन होना चाहिए, या होता है, या पुराने वक्तों में जब आप स्कूल जाते थे घर वालों का क्या आपके साथ रवैया होता था, उनके क्या चेक एंड बैलेंसेज होते थे जब आप स्कूल से आते थे, वापसी का जो सुबह जाने का प्रोसेस होता था वो किस तरह से होता था, और आज के बच्चों के साथ कैसा है? माहौल जो है हमारा टोटली चेंज हो गया है। आप हमारे बचपन की बात कर रहे हैं, तो हमारे बचपन में तो घर में तरबियत होती थी, स्कूल जाते थे, वापस आके हम हमारी माँ बाप जो भी बड़े लोग होते थे हमसे बुजुर्ग, वो देखते थे भाई क्या काम मिला है उसको कराते थे। कोई ट्यूशन का कंसेप्ट नहीं था। माएँ भी अनपढ़ होती थी। हाँ, माएँ भी अनपढ़ होती थी, मगर वो उसको कहती थी भाई जो काम आपको मिला उसको करें। उसके बाद फिर अगर हम बाहर निकलते थे तफरी के लिए, सैर करने, तो हमारे जो मोहल्ला होता था वो भी नज़र रखता था बच्चों पे। सही। यानी तरबियत खाली घर ही नहीं, घर से बाहर अगर मोहल्ले में हैं तो जाहिर है दो चार गली हैं तो वो भी जानते थे कि भाई ये फलाने के का बच्चा और हाँ बच्चा है, तो वो इस तरह वो हमारे पर नज़र रहती थी। अब तो आप अब जो है अब कमर्शियल दौर आ गया है, माँ बाप ही तवज्जो नहीं दे रहे, जो कि एक गलत रवैया है। और बच्चों को जो मैथ्स के ऊपर छोड़ा हुआ है, क्यों भाई क्यों छोड़ा हुआ है? वो कहाँ से मोहब्बत मिलेगी, कहाँ से तवज्जो मिलेगी? वो तो अपने पैसे उनको चाहिए महीने के, वो करके चले जाती है। उन्होंने कोई मोहब्बत वगैरह नहीं देनी, ना तरबियत देनी है। उनको तो बस ये है कि जी बच्चा स्कूल से आया और उसके बाद वो मैड ने देखा, शाम को ऑफिस से आ गए माँ बाप, और साहब ये बच्चे की तरबियत तो माइनस होगी टोटल। आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि मेड्स बच्चों को पाले। आजकल देखा ये जा रहा है कि बर्गर घरों में जो पेट्स हैं उनको तो वो खुद सीने से लगाया हुआ है, और उनके बच्चों को जो है ना वो तो खुद पाल रहे हैं, और जो अपने बच्चे हैं वो मेड्स के पास, और ये वो तो ये जब तरबियत उस तरह से खुद से नहीं की जाएगी, बच्चों को छोड़ दिया जाएगा मेड्स के ऊपर, या कोई इस तरह के जो आपके नौकर्स हैं, तो वो क्या बच्चों को अपनी मेंटालिटी के हिसाब से जो भी सिखा देंगे अपनी मेंटालिटी के हिसाब से सिखाएंगे? नहीं, फिर और अगर कोई मजबूरी ऐसी है कि आपको मैथ्स पे छोड़ना पड़ा, डायरेक्शन ही नहीं रहा उस लेवल का। डायरेक्शन जो हम लोग बचपन में होता था, तो वो चीज़ ख़त्म होगी तो जाहिर है वो लौट के आएगी ना। उसका तो एक कानून है कि जो काम करेंगे वो आएगा, जो न्यूटन का कानून है। तो इसलिए ये कि ये तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। और फिर ये घर से निकले, मोहल्ले के बाद मदरसा या स्कूल है, तो वो पूरी तरबियत गाह होती थी। यहाँ से मतलब यानी तरबियत गाह लिखा भी जाता था, याद होगा शायद, बिल्कुल ऐसा ही। मदरसों को या स्कूल को तरबियत गाह होती थी वो। अब वो तरबियत गाह या तरबियत का कंसेप्ट माइनस हो गया हमारे माशरे से। अब जो है ना सिर्फ वहाँ तालीम दी जाती है, तरबियत तो आपने घर से करनी है। अगर आप करेंगे तरबियत अपनी औलाद की अच्छी तो बेहतर शहरी बन सकते हैं, वरना जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सिर्फ अब ये कमर्शियलिज्म है
कि जी फलाना कोर्स कर लें और ये कोर्स करके अच्छा। अभी आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आजकल जो आप स्टूडेंट चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, मैं ये कहता हूँ आप कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े हो जाएं सही, और उनसे पूछें भाई आपका क्या एम है, आप ये कोर्स कर रहे हैं क्या एम है, कह लें जी हमें बाहर जाना है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि आप तालीम ही हासिल कर रहे हैं और आपका जहन है ये कि जी हमें बचपन से ही माइंड ये बनाया कि आपने पाकिस्तान को सर्व नहीं करना, पाकिस्तान में नहीं रहना, यूरोप जाना है। तो ये तो एक देखें जिस तरह से ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है, लोग जा रहे हैं, तो ये तो हम इसमें तालीम में भी बच्चों को पहले दिन से जन्म घुट्टी में समझाने का मतलब घुट्टी में ये चीज़ें पिला रहे हैं बच्चों को कि आपने पाकिस्तान में सर्व नहीं करना। ये मतलब एक माइनस पॉइंट है हमारे लिए और इस पर माँ बाप को भी तवज्जो देनी चाहिए कि जी ये चीज़ जहन से निकालें। आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, सर सैयद अहमद ख़ान से लेके और कायदे-ए-आज़म तक जो 2 नेशन थ्योरी थी वो पाकिस्तान इसीलिए वजूद में आया कि आप लोग यहाँ रहें, इसकी खिदमत करें। मगर ये कि अब ये बता दिया गया नहीं जी आपने ये कोर्सेज करके यूरोप जाना है, फलाने कंट्री जाना है। तारिक साहब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है मुझे। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है और आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि तालीमी और तरबियत के लिए जिस दरसगाह में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं क्या वो कितनी महफूज हाथों में है, क्या वहाँ पर हमारे बच्चों को वाकई तालीम के साथ साथ कोई तरबियत भी मिल रही है कि या वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए खूनखार दरिंदे बैठे हुए जो हमारे बच्चों को मैं अब कौन से वर्ड यूज़ करूँ, बहुत ही ज़्यादा अलमनाक सिचुएशन है और मुल्क पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी का सर शर्म से झुक जाता है इस तरह के जब वाक़यात देखने में आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की और तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि लोग बच्चों को सिर्फ इसलिए तालीम दिलवा रहे हैं, तरबियत की तो खैर आजकल बहुत बड़ा फुकदान है, लेकिन तालीम इसलिए दिलवा रहे हैं कि शायद वो कल को अच्छे मुलाजम या नौकर बन सकें या अपना बिजनेस संभाल सकें। दुनियावी लिहाज से वो अपने आप को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान से बाहर वो लोग चले जाते हैं, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहाँ जाके वो सर्व करते हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान को बचपन से ही उनके माइंड में डाल दिया जाता है कि आपने यहाँ से बाहर जाना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी जो बच्चों को पैदा होते के साथ या नेशनलिटी के लिए ही बाहर चले जाते हैं और जब उनकी पैदाइश वहाँ पर होती है तो वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो ब्रिटिश नेशनल है या अमेरिकन नेशनल है या जो भी उसको नेशनलिटी वो देना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे आबाओ अजदाद ने जब 1947 में अपना सब कुछ कुर्बान करके जिन्ना साहब के विजन के ऊपर और दो कौमी नज़रिए के ऊपर लब्बैक कहते हुए जिन्ना साहब के पाकिस्तान की तरफ दौड़े थे, तो वो पाकिस्तान कहाँ खो गया? क्या हम आज अपनी औलादों को दोबारा किसी के वही आज़ादी की जो हमने नेमत से बड़ी मुश्किलों से आज़ादी की नेमत हासिल की थी, क्या दोबारा गुलामी की ज़िंदगी बसर करने के लिए वहाँ जा रहे हैं? और वो जो कवानीन हमारे पाकिस्तान में नाफिज हैं जिसमें सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट सिर्फ गरीब के लिए रह गया है, अमीर के लिए या बाअसर के लिए वो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट जो है ना वो उस तरह से इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आता। तो क्या हम आज अपने बच्चों को जो यहाँ पर हैं बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, सेफ मुस्तकबिल दे सकते हैं? अगर ये नहीं दे सकते तो फिर क्यों हमने ये मुल्क बनाया था, क्यों हमने इतनी लाखों जानों का कुर्बानी दी थी? तो क्या हमें वो कुर्बानियाँ भूल गई? और आज जिस तरह से हम जिस बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, स्कूलों के अंदर या जो हमारी जामियात या जो हमारी दरसगाह हैं वहाँ पर कौन सी तालीम दी जाती है कि जब स्कूल का प्रिंसिपल अपने रूम के अंदर कैमरे लगा के लोगों की इज्जतों के साथ खेलना शुरू कर दे? क्या ये है मेरा पाकिस्तान? क्या इसका ख्वाब देखा था हमारे आबाओ अजदाद ने? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ कहाँ पर हैं? वो उनका क्या रोल क्या है? वो कैसे चेक एंड बैलेंस रखती हैं? उनके पास जो लोग हैं जो जाकर उसको चेक करते हैं, स्कूल्स में दौरे करते हैं, विज़िट करते हैं, उसके जो लाखों रुपए के अखराजात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वसूल करते हैं, वो किस लिए हैं? तो क्या वो ये नहीं सोच रहे कि अगर वो हराम का लुक़मा अपनी औलाद को खिला रहे हैं तो कल उससे क्या तवक्को रखेंगे? हम कब तक जनाजे उठाते रहेंगे? आवाज़ कब उठाएंगे? हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आवाज़ कब उठाएंगे? ये लम्हा फिक्रिया है। क्या हम अपने घर से बच्चों की वो तरबियत कर रहे हैं जिसकी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी? तारक रईस साहब ने उसके ऊपर रोशनी डाली थी कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला बच्चों के ऊपर नज़र रखता था, तो क्या आज अगर कोई मोहल्ले का बड़ा शख्स हमारे बच्चों को डांट देता तो क्या हम उससे लड़ने झगड़ने के लिए खड़े नहीं हो जाते? क्या हम उसके साथ बच्चों की वजह से अपने जो है ना वो लड़ाई मूल नहीं ले लेते? तो हम किस तरफ चल रहे हैं?
तारिक साहब दोबारा मैं आपकी तरफ जी। आऊँगा, बातें करने को बहुत सारी हैं, जी हाँ, लेकिन जो हमारे दर्सगाहों में आज खास करके स्पेशली मैं इस वक्त जो सानेहा हुआ उसके ऊपर दिल खून के आंसू होता है। यकीनन आप भी उस सिचुएशन को, कैफियत को फील कर सकते हैं। आप बहुत एक दुख है। वो है, आप जब अपने वालिद साहब से घर से जब निकलते थे, वालिद साहब से कुछ खर्ची भी मिलती थी स्कूल जाने के लिए, और उनकी जो शेर की आंख होती थी, क्या आज के वालिदैन अपने बच्चों पे वो शेर की आंख रखते हैं? बहुत अच्छी बात की। ये एक मतलब मुहावरा था जो कि रखो शेर की निगाह और खिलाओ खिलाओ सोने का सोने का निवाला। निवाला। तो ये हमें मतलब इस तरह की तरबियत मिलती थी। यकीनन पहले यही था। और हम जब घर से निकलते थे, चाहे वो हम कॉलेज में भी जा रहे थे या यूनिवर्सिटी में, तो हमें ये खौफ होता था कि यार कोई गलत हरकत नहीं करनी, जैसे माँ बाप हमें देख रहे हैं। हाँ, ये एक मतलब गो हर के वक्त वो हाँ, रहता था सर पे रहता सवार था, चीजें। खौफ रहता था। कोई भी गलत काम करने से पहले सोचते थे यार ऐसा ना हो अम्मी को पता चल जाए, अब्बा को पता चल जाए। वो एक खौफ रहता था कि वो तरबियत का हिस्सा था। बिल्कुल इस ऐसे। तरह तरबियत दी गई थी कि जी आपने आपके मतलब जीन्स में पैदा हो गया कि आपने कोई गलत काम करना ही नहीं है। अभी आपने बात की जज़ा और सज़ा की, तो बदकिस्मती से जैसे यूनानी फिलासफर ने कहा है कि जी ये जो कानून होता है ये एक इसका जो क्या है, ये जो जाल होता है ना मकड़ी का, सही। मकड़ी के जाल की तरह है, जिसमें जो ताकतवर है वो को तोड़ के निकल जाता है अल्लाह और अकबर, कमज़ोर उसमें फंस जाता है। अल्लाह तो अकबर। ये हम बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी यही कुछ हो रहा है कि कमज़ोर जो है वो पकड़ा जाता है बेचारा, और जो ताकतवर है वो जाल तोड़ के बाहर निकल जाता है। अच्छा तारिक साहब, जो हमारे यहाँ पर कवानीन की बात की जाती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन नाम का ज़रूर है, इस्लामी कवानीन का कभी भी नफाज पाकिस्तान में नहीं रहा। जो गोरे अंग्रेज़ों के कवानीन हैं वो वहाँ पर तो 100% काम करते हैं, हमारे यहाँ पर वही कवानीन काम नहीं करते। तो हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, हर मैदान में टैलेंट मौजूद है। तो क्या हमारे यहाँ ना टैलेंटेड पॉलिटिशियन नहीं है, टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके? सर है सब कुछ। कानून जैसे आपने कहा कि गोरों का कानून है। अब हम मिसालें देते हैं कि यार फलां यूरोपियन कंट्री में देखें जी, वहाँ पे सिग्नल पे रात की आधी रात को भी गाड़ी खड़ी हो जाती है जी। वहाँ पे जो है वो कोई बेईमानी नहीं करता, वहाँ पे जो है वो कोई चीटिंग नहीं करता, वहाँ पे स्नैचिंग नहीं है या और तरह की जो मतलब अगर है भी तो बहुत कम। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वहाँ कानून पक्का है, वहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, और अगर कैमरे में भी आ गया है तो यहाँ तो कैमरे में भी आ जाए तो वो भी डिलीट कर दिया जाता है, मगर वहाँ अमल होता है। वही कानून यहाँ पर भी है, वही कानून वहाँ है। अभी आप वहाँ पे कानून इसका अमल दरामद कम कर दें, देखें वहाँ पे भी हमसे ज़्यादा वहाँ पे मतलब ये कि बेईमानियाँ और सब कुछ हो जाएगा। मगर कानून असल चीज़ होती है, कानून पर अमल दरामद, वो यहाँ नहीं हो रहा है। और वो जब है सब यहाँ पे मेरिट पे आप कर दें, यहाँ पे मेरिट पे है ही नहीं, सिर्फ सिफारिशें चल रही हैं। जब सिफारिशें होंगी तो फिर कैसे होगा? कमिश्नर सिस्टम कर लें या आप दूसरा अपने यूनियन काउंसिल के सिस्टम कर लें, तो जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये हमारा माशरा नहीं सुधर सकता। और माशरे में ही ये सब शामिल है, असातिज़ा भी शामिल हैं और दूसरे दीगर जो लोग हैं वो सब इसी माशरे की पैदावार हैं। तो हमें चाहिए कि हम कानून पे अमल दरामद करें, इंशाल्लाह माशरा सुधर जाएगा। अच्छा तारिक साहब, जहाँ कानून की बात की जाती है वहाँ पर देखें ब्रेन ड्रेन हमने साथ में लेके इसको चले थे। हमारे जो मईशत है, कारोबारी लोग जो हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी जो है इस वक्त बहुत सारे क्राइसिस का शिकार है। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो डेली हम अगर देखें, कभी बिजली के बिलों का मसला, कभी चीज़ों की शॉर्टेज का मसला, मसनूआत की कीमतों के बढ़ने का मसला। जब अच्छे लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे इन अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से, तो ये जो बच्चे, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, आज दिन तक चलो 75 सालों में हम कहते हैं जी 75 सालों में कुछ नहीं कर, जब हम 100 साल पर खड़े हुए होंगे, ये जो 25 साल का अगला क्रूशियल टाइम आ रहा है, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, हर वक्त हम सुनते हैं कि नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये मतलब यही जनरेशन हमारी इसको सहारा दे सकती है। तो इस जनरेशन को इस तरह से स्कूलों, इस तरह की दरसगाहों, इस तरह की जामियात से पढ़ा के उनके माइंडसेट के ऊपर हम क्या छाप लगाना चाह रहे हैं? जो आज का बच्चा पढ़ के, जब ये बच्चे, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब वो सुनते हैं, देखते हैं कि फ़लाँ स्कूल के अंदर ये कुछ हुआ, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ना कि यार हमारे स्कूल में अब वो एक अच्छे टीचर से भी बच के, डर के रहेंगे। अगर वो टीचर कभी उनको अच्छी बात बताएगा तो वो ज़हन में खौफ रहेगा। इस खौफ से कैसे निकालें इस जनरेशन को? सर इसमें जो अपने पेरेंट्स हैं,
पेरेंट्स पे भी बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल के ऊपर पूरी निगाह रखें, बच्चे पे निगाह रखें कि वो जाता है और उससे रोज़ाना के जो उसकी रिपोर्ट लें कि भाई क्या मतलब हुआ। इस तरह उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका जो टीचर्स हैं वो किस तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है। और फिर जाहिर है कि जब सब मिल के एक वो करेंगे कोशिश, तो ये अच्छे सम्राट इसके आएंगे। और बहरहाल ये कि मेरिट पे अब जब रखा जाएगा तो वो इस तरह की जो गंदी मछलियां हैं जिन वो माइनस होती जाएंगी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अगले 25 साल की, तो वाकई ये एक बहुत सोचने की बात है। मगर अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी। और इसी तरह ये जो नाजुक दौर का मामला है हम अपने बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, मगर अल्लाह ताला बैठा हुआ है, अल्लाह ताला बहरहाल चला रहा है इस मुल्क को। अगर 75 साल भी हो गए हैं तो अभी हम स्टैंड करते हैं। ये देखें, बिल्कुल आपकी बात जरूरत है, तवक्कुल बहुत जरूरी है। लेकिन तवक्कुल से पहले ये भी कहा गया ना कि घोड़े को रस्सी से बांधो फिर तवक्कुल करो। हम बच्चों को किसी अच्छी दरसगाह में भेजें, किसी अच्छे उस्ताद के पास भेजें। अच्छा, दूसरा एक आपको याद होगा जब आप बचपन में, हमारे बचपन में क्या होता था, दादी अम्मा, नानी अम्मा या वालदा घर पे रात को सब बच्चों को बिठा के कहानी स्टोरी सुनाया करती थी और बच्चों के फेस इंप्रेशन चेक कर रही होती थी कि ये मेंटली तौर पे यहाँ मौजूद है या कहीं और है। बिल्कुल। आज का बच्चा अलग मोबाइल लेके बैठा हुआ है, घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों अपने अपने मोबाइल्स पे लगे हुए हैं। तो ये जो जनरेशन डिफरेंस आया है इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें भी हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। खैर वो जो आप कह रहे हैं वो तो अब तस्वुर ही रह गया है कि जी वो दादी और नानी सुनाती थी और ये सब, तो ये तो बहुत तस्वुर अब, क्योंकि ये मोबाइल का दौर है, यूट्यूब का दौर है, या ये अपने टेलीविज़न चैनल्स का दौर है। तो आप इसमें मीडिया का जो कसूर मैं कह रहा हूँ वो ये है कि बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे। आपको याद होगा जो हमारा बचपन था तो हम शाम को 5 बजे के बाद बैठ जाते थे कि भाई ये बसीरत और इस तरह के इस्लामी प्रोग्राम आ रहे हैं, इसके बाद बच्चों का प्रोग्राम आता था। चाहे वो गीत होते थे, वो सोहेल राना और दीगर लोग बैठ के बच्चों को उनको सिखा रहे होते थे, या कोई ड्रामे आते थे बच्चों के, तो वो ड्रामे या वो गीत जो होते थे वो एक तरह की उनकी मतलब सिखाया जाता था, उनके ज़रिए इस्लाह की जाती थी, बच्चों को सबक दिए जाते थे उस ड्रामों के ज़रिए। आजकल आप देखें किसी भी चैनल में मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि शाम को बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम। हाँ, सियासी प्रोग्राम, सियासी अखाड़े बने हुए हैं, चैनल जो मैदान सजे हुए होते हैं। जी हाँ, सियासी अखाड़े बने हुए। अगर हमें अपनी नस्ल पे तवज्जो देनी है, नई नस्ल पे तवज्जो देनी है, तो हमें इनके ऊपर तवज्जो इसी सूरत दें कि आप, क्योंकि अब ये इसका मोबाइल का दौर है, आप ऐसे प्रोग्राम बनाएं जो मतलब मोबाइल पे, अगर बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, सही, मगर किसका चैनल देख रहे हैं? बराबर के हमारे जो इंडिया का चैनल है वो बेशुमार उसके अंदर यूट्यूब के चैनल हैं। अब वो वही बोली बोल रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि यार ये बच्चे हमारे हैं और बोली वहाँ की बोल रहे हैं, जो हमें हिंदी नहीं आती वो हिंदी के अल्फाज आ रहे हैं। और दूसरे ये कि उनकी रसूमात भी वो बहुत, ये तो तारिक साहब आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया। ये तो हम अपने कल्चर को भी भूलते चले जा रहे हैं। ये तो कल्चर से हाथ ही ना दो बैठे हैं इस तरह से हम। बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं वो कह रहे हैं यार मैं वो उधर गए सिंध गए थे अपने किसी कजिन की शादी में। सही, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो फेरे लग रहे हैं। अच्छा, दुल्हन कहने लगे तुम लोग क्या हिंदू हो गए? उसने पूछा, कहने नहीं ये हमारा कल्चर है। अरे ये क्या कल्चर? ये कब से कल्चर हो गया? ये कल्चर है। कहना नहीं, हमारे लिए कल्चर ज़्यादा अच्छा है। अब ये असरात इसी के हैं भाई, जो हम टीवी पे इंडिया के ड्रामे देखेंगे या यूट्यूब पे उनके चैनल देखेंगे तो वो असरात तो आएंगे ना। वो आप जानबूझ के नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली। उन्होंने कहा था ना, पिंच तो होता रहता ना, जब आप 10 दफा दिन में देखेंगे तो यकीनन वो आएगा। उनके किरदारों के नाम उनको याद हैं कि जी फलाना वो फलाना वो फलाना वो। भाई मैंने इसकी वजह ये कि आपने गैप दिया हुआ, गैप आपने दिया हुआ, कसूरवार हम हैं। हम लगे हुए सियासी अखाड़े में, बच्चों पे हम तवज्जो नहीं दे रहे। आप बताइए बच्चों के ड्रामे कहाँ बन रहे हैं? आज तो हमारे ड्रामों में पता नहीं कौन सा कल्चर दिखाया जाता है। गीत कहाँ गए? पहले बच्चों के गीत होते थे, बड़े अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम आते थे। अब वो बिल्कुल माइनस कर, बजट ही हटा दिया। नहीं जी बच्चे वेस्टेज है ये। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और अखबारात जो है, अखबारात अगर लगा भी रहे बेचारे ये बच्चों का पेज,
मगर अखबारात कोई पढ़ता कौन है? अब अखबारात का दौर खत्म होता जा रहा है हमारे यहाँ से। पेपरलेस इन्वायरमेंट आ गया अब तो। जी हाँ, वैसे ही पेपर अखबार की तो वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो गई। मेरी तो यही राय है कि आप मीडिया को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, अपनी आइंदा नस्ल को बचाने के लिए। उसी के जरिए तरबियत होती है। देखिए सर, मुआशरे में तो बहुत सारी चीज़ें आपको सोसाइटी में मिलती रहेंगी, मीडिया अपना नेगेटिव या पॉजिटिव रोल जो है वो अपना प्ले करता रहेगा, लेकिन जो पेरेंट्स की जो बेसिक जिम्मेदारी, देखिए एक फैमिली वैल्यूज़ होती हैं जो घर से तरतीब दी जाती हैं, वो बच्चे घर से वैल्यू लेके बाहर निकलते हैं, एक सोसाइटी की वैल्यूज़ बनती हैं, फिर वो प्रोफेशनल लेवल में जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं वहाँ पर वो फिर जो है ना प्रोफेशनलिज्म होता है। लेकिन जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, आपको भी याद होगा घर को ताला लगा के चाबी जो है ना अम्मा के तकिए के नीचे रखी जाती थी। घर को अंदर से ताला लगाने का क्या कॉन्सेप्ट था, ये एक वैल्यूज़ होती थी कि हाँ पता है कि नहीं सारे बच्चे घर पे हैं, अब पता नहीं रात को कोई किस टाइम आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये जो फैमिली में सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं उनका रोल जो है ना बहुत ज़्यादा अहम हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे वालिदैन को की भी तरबियत की ज़रूरत है, पहले वालिदैन की तरबियत की जाए, या जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनको कोई कोर्स कराया जाए इस तरह का कि कल को बच्चों को किस तरह से पाला जाएगा? सर ये कोर्सेज वगैरह आप तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कर नहीं सकते लोग ना, उनके पास अपनी मसरूफियात इतनी है। जब तक एहसास जगाना है, असल चीज़ एहसास जगाना है, एहसास जागेगा तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, है ना, चलो कोई हमें परवाह नहीं, बच्चा है, बच्चे घर में, चलो भी चचा देख लेगा, खाला देख लेगी, मामू देख लेगा। अब हो गए बिल्कुल ही कि जीवन ही अलग लेना चाहिए, अलग रहना चाहिए। आप हमारी फैमिली अलग है, हमारी फैमिली अलग है, ठीक है वो है, मगर आप बच्चों पे तो तवज्जो दें। आप बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे। आप समझ रहे हैं कि बस ये दाखिल करा दिया A1 स्कूल में, A1 स्कूल में दाखिल करा दिया है, और ये शाम को आएगा, उसके बाद टीवी देखेगा, यूट्यूब देखेगा। भाई जान आप तवज्जो दें बच्चों पे, वो चीज़ नहीं है। वो उसके लिए एहसास उजागर करना ज़रूरी है, आगाही ज़रूरी है। तो तारिक साहब, ये आगाही जिस तरह से आपने बात की, कौन देगा? जब हम इस स्टेज पे पहुंच गए, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को वो आगाही, या जिस तरह से हम तरबियत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तरबियत जो है वो पिछले ज़माने में दादी नानी, जिस तरह से आपने बात की चचा, आज जब हम सेपरेट रह रहे होंगे, वालिदैन के पास टाइम ही नहीं है, वो अपने काम पे जॉब पे, बीवी अपने काम पे जॉब पे, तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे जो है ना वो गैदर करने में और उनको टाइम देने में यकीनन उनके पास टाइम की ऑलरेडी कमी होती है। मुझे एक बार फिर तारिक साहब ब्रेक का इशारा हो रहा है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को हम सुधार सकते हैं, बच्चों में सुधार या तरबियत का जो फुकदान है वो कैसे पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर। तालीम से ज़्यादा तरबियत क्यों ज़रूरी है? अगर बच्चे के अंदर तरबियत होगी, शऊर होगा, तो वो तालीम हासिल कर लेगा, लेकिन अगर तालीम के साथ साथ उसमें तरबियत और शऊर का फुकदान है तो वो तालीम किसी काम की नहीं है। तालीम एक अच्छा रोज़गार तो शायद आपको ज़रूर दे दे, एक अच्छी सोसाइटी में आप अपना मकाम बनाने में तो शायद कामयाब हो जाएं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। बचपन में हम सुना करते थे कि तालीम और तरबियत, अब वो तरबियत नाम का बिल्कुल मेरे ख्याल में वो माइनस कर दी गई है, सिर्फ तालीम की बात होती है। लेकिन तालीम भी जो है वो जिन दरसगाहों में, जिन जामियात में, जिन स्कूल्स में देने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, वो दरसगाहें उनके साथ क्या कर रही हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। आज हम बड़े शर्मसार होकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे रिसेंटली वाक़या हुआ कराची के अंदर, और उसके ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर वीलॉगर्स और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने अपने अपने कमेंट्स किए। तो इसको देखना यह है कि क्या आज हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम इस तरह की चीज़ों को उजागर करके मीडिया का नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं या कोई पॉजिटिव रोल भी है? क्या हम इसको नशर करके पूरी दुनिया को दिखा के, वो इस तरह के वीडियो क्लिप्स को साथ लगा के क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपने मुल्क पाकिस्तान को, एक जिसने बदनाम करना था उसने, इंडिविजुअल ने वो तो कर दिया, तो क्या हम पूरी दुनिया को दिखा के इसको किस तरह से अपने मुल्क पाकिस्तान की तशहीर कर रहे हैं, इसमें
कौन सा वाला जो फेस है पाकिस्तान का वो पॉजिटिव फेस दिखा रहे हैं या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है पाकिस्तान की साख के ऊपर इससे? इस वक्त पाकिस्तान जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमेशा हम पिछले को 75 साल से यही सुनते आ रहे हैं, बट इस वक्त वाकई नाजुक दौर से गुजर रहा है। जिस तरह से हमने पिछले ब्रेक से पहले बात करने की कोशिश की थी कि अगले 25 साल बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। क्रूशल किस सेंस में कि आज का बच्चा जो स्कूल में है वो अगले 25 साल के बाद प्रोफेशनल लाइफ में वो कुछ डिलीवर कर रहा होगा जो आज हमने उसको सिखाया है। आज हमारा सोशल मीडिया, आज हमारा प्रिंट मीडिया, आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कुछ उसको दिखा रहा है, जो वो देखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम उस तालीम के साथ साथ शऊर भी दे रहे हैं, तरबियत भी दे रहे हैं? इसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं इस वाले ब्रेक के अंदर। तारिक रईस साहब जो कि फ़रोग मैगज़ीन के चीफ़ एडिटर भी हैं, हमारे साथ हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का भी, और आपकी दिलचस्प गुफ्तगू ने यकीनन नाज़रीन के दिल भी मोह लिए होंगे। आप जिस तरह से बता रहे थे कि जो टीचर का मुकाम, हमने कहा जी ठीक है, पहले बच्चे मदरसे में, हम मदरसे में पढ़ने जाते थे, कुरान पढ़ने के लिए जाते थे, पूरे मोहल्ले के बच्चे एक जगह पढ़ते थे। अब हर घर में ट्यूटर आता है। क्या हमने इसको कमर्शलाइज करने के बाद कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकाल ली हैं लोगों के लिए, रोज़गार के मौके बन गए हैं इसके लिए, या हमने जो इखलाकी कदरें होती थी, सब बच्चे मिल के बैठ के आपस में जो प्यार मोहब्बत बढ़ता था, ये भी एक तरबियत का अंसर होता था इसमें भी, वो चीज़ें मिस कर गए अब हम? बहुत अच्छी बात की आपने, और यही हुआ है जो आप फरमा रहे हैं, यही हुआ है कि जो कंबाइन एफर्ट्स होते थे, एक दूसरे से मोहब्बतें होती थी, मिलजुल के पढ़ते थे, स्टडी साथ करते थे, अब वो सिर्फ मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कहें जी मैं इसी पे पढ़ूंगा, इसी पे मतलब मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस हो रही हैं। तो वो मतलब ये कि तन्हाई जो है, वो तन्हाई भी एक बहुत बड़ा आंसर। आप बताओ, आने वाले दिनों में ये तन्हाई भी मारेगी इंसान को, बिल्कुल ऐसे ही आज नज़र आ रही है ये चीज़, बहुत बड़ा दुख है ये। और जहाँ तक आपने अभी तरबियत और तालीम की बात की, तो ये जो वाक़या मिसहैप हुआ है गुलशन हदीद के स्कूल में, उसमें भी तरबियत का फुकदान नज़र आ रहा है। सही, क्योंकि अगर तरबियत अच्छी होती है तो आदमी चाहते हुए भी नहीं कर सकता गलत काम, उसमें तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है। बहरहाल उसके क्या हालात रहे होंगे पीछे, पस मंज़र उसके पीछे क्या है, और मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत तेज़ी से इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। उन्हें जमा होना चाहिए, और जो मोहल्ला कमेटियाँ बननी चाहिए, जिसमें मोहल्ले कमेटी से मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह बैठ के वहाँ जिस पे आजकल की हमारी नस्ल पे तवज्जो की डिस्कशन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार होने चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें आगे की नस्ल बचानी है। उनको मतलब ये कि ये तो बिल माइनस हो रही है, जो अखलाकियात है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये इससे बेहतर है कि आप अभी से तवज्जो दे लें, आप मोहल्ला कमेटियाँ बनाएं, कोई एक जगह बैठ के आप इस पर तवज्जो दें, और स्कूल के जो मामलात हैं उनको भी चेक करें कि कौन लोग पढ़ा रहे हैं और कौन मतलब यहाँ पे क्या मतलब। और दूसरे सरकारी तौर पे मैं ये चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि जो गवर्नमेंट है वो स्कूलों को, जो अपने सरकारी स्कूल हैं उन पे तवज्जो दे, उनकी मेंटेनेंस करे, उनके जो हालात, अपने जो तालीम का बजट है उसको यकीनन बढ़ाया जाए, जिस तरह से बाकी चीज़ों का बजट बढ़ते हैं। तालीम का बजट नहीं बढ़ा, जो है वो भी खर्च नहीं होता। तो उस पर ये कि जो हमने भी तालीम आखिर वहीं से हासिल की है, अच्छे असातिज़ा आएंगे, मेरिट पे आएँ, सही मेरिट पे आएँ, तो जाहिर है वो नस्ल आपकी जो है इंशाल्लाह वहाँ से अच्छी निकलेगी, उसको खेल के मैदान भी मिलेंगे, अच्छा माहौल भी मिलेगा। तो आप इन चीज़ों से, जो कमर्शियलिज्म है, इससे बच जाएंगे। अच्छा तारिक साहब, आपने घरों में देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ना बच्चों को फ्यूचर कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी नहीं देखा किसी भी पेरेंट को कि जिन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग कैरियर के अंदर डाला होगा मेरा बच्चा टीचर बनेगा। कोई नहीं, वो कोई डॉक्टर बना रहा होता है, कोई इंजीनियर को बना रहा होता है, कोई प्रोफेशनल लेवल की कोई और डिग्री की बात कर रहा होता है, लेकिन कोई पेरेंट ये नहीं चाहता, ये उसने कभी अपने बच्चों को इस सिमत में लेकर नहीं चलता कि मेरा बेटा बड़ा होकर टीचर बनेगा। तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें तो हादसाती लोग आते हैं, हादसाती इस तरह से आते हैं, मैट्रिक इंटर कर लिया, कोई जॉब नहीं, चलो जी वक्ती तौर पे गली मोहल्ले के स्कूल में टीचिंग शुरू कर दो। अब उसको खुद से वो इखलाकियात का पता नहीं, तो वो इखलाकियात का दर्स क्या देगा? तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। जी सही कह रहे हैं आप। जो मतलब ये कि असातिज़ा की जो अहमियत है, या ये कि जो उनका रुतबा है, वो अगर आप यूरोप में देखें तो वहाँ जज भी खड़ा हो जाता है, जैसे अशफाक अहमद ने लिखा है कि उस्ताद के एहतराम, उस्ताद के एहतराम, वो हमारे माशरे में उसका फुकदान है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी लोग जो है अपने बच्चों को नहीं चाहते जी बड़ा होकर टीचर बने, इत्तफाकी तौर पे बन जाते हैं। तो इस कल्चर को बदलना है, हमें उसको इज्जत करानी है। इस प्रोफेशन को भी उतना ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम दूसरे प्रोफेशन। और इसमें मतलब पेरेंट्स के साथ साथ असातिज़ा का भी, और असातिज़ा की जो तंजीमें हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, जामियात की ज़िम्मेदारी है कि उस प्रोफेशन को भी अहमियत दिलाएं, उसको बताएं कि जी
ये इतना प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन है, अगर देखा जाए तो जाहिर है उससे ही सीख के लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल तो ये बहरहाल एक फुकदान है और इस रवैये को बदलना चाहिए। असातिज़ा की अहमियत होनी चाहिए, उसकी प्रोफेशन, उनकी ये एक वजह ये भी है, एक माशी वजह भी है। ज़ाहिर है वो सैलरीज नहीं होंगी जो दीगर दीगर इदारों में, दीगर प्रोफेशन में मिलती हैं। तो वो इस चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके असातिज़ा को भी वही ग्रेड दिए जाएँ, वही फैसिलिटीज़ दी जाए, क्योंकि वहाँ भी चार्म नज़र आए स्टूडेंट को। नहीं यार मैं बड़ा होकर जो लेक्चरर बनूंगा या मैं प्रोफेसर बनूंगा। बहरहाल अभी भी है, ये नहीं है कि नहीं है मगर ये लेकिन वो एक प्रोफेशनल लेवल पे, एक प्रोफेशनल डिग्री के बाद जाके होता है, बचपन से बच्चे को वो नहीं दिया, वो बस डॉक्टर इंजीनियर का। हाँ। अच्छा तारिक साहब, एक और बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का, जो गली मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पर ये जो मैंने मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स जो है ना वो टीचर बन जाते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा वो होता है कि स्कूल में आप बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में चले जाएं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी स्कूल में या किसी दरसगाह में आए, आपको ऐसा लगता है किसी फैशन शो में शरीक होने के लिए आए। जो वहाँ पर स्टाफ होगा, जो असातिज़ा कराम के नाम पे वहाँ पर ख़वातीन को हायर किया हुआ होता है, वो इस तरह से लुभाने के अंदाज में पेरेंट्स को इस तरह से वो मतलब अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ। तो ये हम किस कल्चर की बात करते हैं, ये कौन सा कल्चर? हमारे मुआशरे का तो ये कल्चर नहीं था। तो ये आज जो कंपटीशन का दौर है, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने स्कूल की एडमिशन बढ़ाने के लिए, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? बहरहाल मार्केटिंग है ये, एक तरह से कमर्शियलिज्म आ गया है, हर चीज़ में पैसा देख रहे हैं। कमर्शियलिज्म में किस तरह लुभा दें, जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया, किस तरह मतलब ये बताएं कि जी आप हमारे स्कूल में बच्चों को भेजें और ये तो आ गए औरों को भी भेजें, देखिए इतना अच्छा माहौल है। मगर ये कि जो ईल्ड है ना, यानी उससे हासिल क्या हो रहा है, अब बच्चे का शऊर किस तरह पनप रहा है, किस तरह पहुंच रहा है, वो हमें हासिल नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों से भी नहीं हासिल हो रहा है। तो वो जो शऊर की आ गई है ना, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अच्छी तालीम मिल जाएगी। और तालीम के जो यहाँ ज़रा सी बात ये भी कर दूँ कि निसाब पे भी तवज्जो की ज़रूरत है। वो निसाब जो है अब वो इस स्टैंडर्ड का नहीं है जी, स्टैंडर्ड का कि आपने अपने स्कूल को बना लिया है, फर्नीचर है, बेहतरीन एसी रूम्स हैं, सब कुछ ज़ाहिरी शान शौकत तो आपने मगर ये कि आपका निसाब भी उसी हिसाब से होना चाहिए, बच्चों को सहल तरीके से समझाया जाए। तारिक रईस फ़रोग़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती टाइम का। नाजरीन, आज हमने एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ फ़ायदा नाजरीन को यकीनन होना चाहिए कि आप अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर जब तक खुद फोकस नहीं होंगे, कोई भी स्कूल, कोई भी इदारा, कोई भी जामियात, कोई भी दरसगाह नहीं हो सकती। वो तालीम आज के ज़माने में तालीम ज़रूर दे देंगे, लेकिन तालीम भी वो कमर्शलाइज वाली कि आपके बच्चे बड़े होकर एक कारोबारी इंसान के हवाले से या कारोबारी शख्सियत तो बन सकते हैं, अच्छी जॉब पे तो जा सकते हैं, डिग्रियां तो ज़रूर मिल सकती हैं, वो तालीमी असनाद तो उनको मिल जाएंगी, लेकिन शायद कोई भी तरबियत नहीं कर सकेगा। तरबियत आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। और ये ज़रूर देखिएगा, जिन दरसगाहों में, जिन स्कूल में आप अपने उन मासूम बच्चों को भेज रहे हैं, उनके जो माइंड है वो बिल्कुल एक वाइट पेपर की तरह, कोरे कागज़ की तरह। आज जो आज अपने बच्चे के उस कोरे कागज़ वाले जहन दिमाग के ऊपर लिखेंगे, कल को बड़ा होकर वो वही पढ़ के सुनाएगा। यकीनन उसको वो चीज़ें ज़रूर चाहिए होंगी जो तरबियत और तालीम दोनों साथ साथ लेके चलें। तो आप अपनी तरबियत के ऊपर खुद ही फोकस होंगे तो बच्चों के फ्यूचर के लिए आप पूरी उम्मीद हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने बात की कि लुभाने वाली बात मैंने यहाँ पर की थी कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर फैशन शो नामी चीज़ें चल रही होती हैं कि पेरेंट्स को भी लुभाया जा रहा हो। तो जो बच्चा या बच्ची, मेरी आज अगर 3 साल की 4 साल की बच्ची स्कूल जा रही है, वो अपने टीचर्स को इस तरह से फैशन ज़्यादा माहौल में देखेगी, उसको पर्दे का क्या पता चलेगा। तो आजकल ये जो प्राइवेट स्कूलों का जो कल्चर है, ये हमारा कल्चर, इस्लाम का कल्चर और हमारे पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल भी नहीं था। ये पता नहीं कहाँ से अडॉप्ट करके और इसको फ़रोग दिया जा रहा है। तो खुदारा ऐसे नाम नहाद इदारों से और उन स्कूलों से बचिए जहाँ पर इस तरह की हरकतें की जाती हैं कि प्रिंसिपल अपने रूम के अंदर कैमरे लगा के और वहाँ पर इस तरह की हरकत करते हैं स्कूल तालिबात के साथ यूनिफॉर्म में, और उनकी आए हुए पेरेंट्स, वालदैन के साथ भी और टीचर्स के साथ भी। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इस तरह से बातों में आ जाते हैं या वो लालच में आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स के लालच में, अपने बच्चों के ग्रेड प्रमोट के चक्कर में। तो खुदारा अपनी आखिरत को भी देखिए, अपने बच्चों के फ्यूचर का ज़रूर सोचिएगा। एक ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। जिस तरह से जो हमारे हुकाम बाला हैं, उनको तो इस तरफ तवज्जो देनी ही चाहिए, लेकिन
प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों के लिए आप ही हुकामे वाला है। अपने बच्चों की अगर आप फ़िक्र नहीं करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान या वो इदारे कभी भी नहीं करेंगे जिनकी आप तवक्को लगा के बैठे हुए हैं। तो अपने बच्चों को किसी ऐसे इदारे में भेजिए जहाँ जहाँ आप पहले जांच पड़ताल करें, उनके बारे में मालूमात लें कि वो कैसे लोग हैं, वहाँ पर कैसे टीचर्स हैं। अगर आपको जाके उन टीचर्स की असनाद भी चेक करनी पड़े, उनके तालीमी कैरियर को भी चेक करना पड़े, तो शर्म मत महसूस कीजिएगा। किसी भी प्रेशर में आके आप ये सिर्फ मत देखिएगा कि बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है तो वहाँ का स्कूल का माहौल बड़ा अच्छा है, तो खुदारा वहाँ के लोगों के करैक्टर के बारे में भी देखिएगा कि आपके बच्चों को जिन्होंने तालीम और तरबियत देनी है, तरबियत तो खैर नहीं देनी, उन्होंने तालीम देनी है, तरबियत के ऊपर आप खुद फोकस कीजिएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।